तो अब सेकेंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देख लिया जाए। पहले बेसिक लेकर के चला जाएगा, फिर बढ़िया बढ़िया। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज लीव एन इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मल परपेंडिकुलर। आगे बढ़ते हैं फिर। अ यूनिट चार्ज is taken from one point to another over an equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मैं एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर के जा रहा हूँ, कितना वर्क डन होगा? कोई वर्क डन नहीं होगा, इक्विपोटेंशियल सेम होता है। इनसाइड अ हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, एक स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास जो कि अंदर से खोखला है, हॉलो है। द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, वेरीज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ना, वेरीज इनवर्सली ना, वेरीज इनवर्सली ना। जितना पोटेंशियल सरफेस का होगा उतना ही पोटेंशियल इनसाइड होगा। पोटेंशियल इनसाइड विल बी बराबर टू पोटेंशियल एट सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एन इलेक्ट्रॉन एट हायर पोटेंशियल हैज लोअर पोटेंशियल एनर्जी, एन इलेक्ट्रॉन एट अ लोअर पोटेंशियल एनर्जी हैज लोअर पोटेंशियल एनर्जी, एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल एंड नन ऑफ द अबव। तीसरा, तीसरा तो गलत ही है। इलेक्ट्रॉन कभी भी हायर से लोअर पोटेंशियल नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर टू हायर जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन करंट जाता है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर से हायर पोटेंशियल पे जाता है। सोचो लो, सोचो, बताओ। इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे किसी भी बैटरी की बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन किधर से मूव करता है? निगेटिव टू पॉजिटिव, मीन्स लोअर पोटेंशियल पे यह बात होती है हमारी। लोअर पोटेंशियल ये यहां से इधर की तरफ फ्लो करता है, मतलब हाइयर पोटेंशियल पे कितना होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, तभी वो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी से कम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ फ्लो करता है वो। एक बार और इसको देख लेंगे ऑप्शन को बाद में, अभी तो यही लग रहा है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अ जीरो पोटेंशियल point is always a zero electric intensity point. A zero electric intensity point is always a zero potential point. At a point of zero electric intensity, electric potential may not be zero. All the above. सोचो, सोचो और बताओ। A zero potential point is always a zero electric field point. E equals minus dV by dr पढ़े हम लोग, तो पोटेंशियल की बात कर रहा है। dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, कोई भी कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा कि नहीं? तो है ऐसा ऑप्शन। अ जीरो पोटेंशियल पॉइंट इज ऑलवेज अ जीरो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट। एट अ पॉइंट ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मे नॉट बी जीरो। ये बात तो सही है। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज सिस्टम है और उसके मिड पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ, जैसे मान लो ये प्लस का क्यू और यहाँ भी मैं प्लस का क्यू मान लेता हूँ, ठीक है, और बिल्कुल मिड पॉइंट पे आर डिस्टेंस, यहाँ पर अगर देखोगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा ई का प्लस क्यू, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जाएगा ई का प्लस क्यू। दोनों जीरो हो जाएंगे, कैंसिल आउट होकर के, दोनों कैंसिल आउट होकर के जीरो हो गए, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे जीरो है, बट पोटेंशियल जीरो होगा क्या यहाँ पे? ये पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो
वही चीज लिखा गया, एट अ पॉइंट ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल मे नॉट बी जीरो, जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये बात तो सही है बिल्कुल भी। और ऊपर से क्या है पहला पॉइंट, अ जीरो पोटेंशियल पॉइंट इज ऑलवेज अ जीरो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट। अगर पोटेंशियल मेरा जीरो है, यहाँ पे देख लो, अगर पोटेंशियल हमारा जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो ही होना पड़ेगा, सही है, तो फर्स्ट पॉइंट भी हमारा सही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो है, ठीक है, तो पोटेंशियल को जीरो या कांस्टेंट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इज ऑलवेज अ जीरो पोटेंशियल पॉइंट, ये कहना सही नहीं है, जीरो भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। जीरो या कांस्टेंट दोनों ही अगर होगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी उसकी, जीरो हो जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए दो ऑप्शन सही है, तो इसको भी मान के चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कहाँ पे, वो तो कंडक्टर के अंदर होता है ना, यहाँ कहीं कंडक्टर के बारे में थोड़ी बात कर रहा है, वो यहाँ जनरल बात कर रहा है, ठीक है। जीरो हो या इसी के आगे अगर कांस्टेंट पोटेंशियल भी लिख करके आ जाए कभी भी, तो वहां पर हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है, जीरो। जैसे कंडक्टर के अंदर ही देख लो ना, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, बट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होती है उसकी, जीरो होती है। एक तुक्का मार करके सही है, देखी फिर कर रही है आप बैठ के। इफ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर सेपरेटली चार्ज एंड देन ब्रॉट इन कांटेक्ट, तो क्या चीज कंजर्व रहेगा। अगर दो बॉडीज थे हमारे चार्ज्ड स्फीयर्स थे, उनको सेपरेटली चार्ज किया गया, स्फीयर है, एक स्फीयर ये रहा, इसको चार्ज किया, एक स्फीयर ये रहा, इसको चार्ज किया। लेट अस सपोज इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज मान लिया मैंने प्लस का Q2, और दोनों को मैंने कांटेक्ट में ला दिया, तो क्या चीज कंजर्व रहेगा, क्या चीज कंजर्व रहेगा, चार्ज कंजर्व रहेगा। क्योंकि कल ही हम लोगों ने देखा था एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, लॉस ऑफ एनर्जी होता था कि नहीं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे चार्ज मूव करना स्टार्ट करेगा, सही है। लेकिन चार्ज कंजर्व रहेगा, इनिशियली जितना चार्ज था फाइनली उतना ही चार्ज रहेगा, बट एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है। फाइनल पोटेंशियल ऑलवेज द मीन ऑफ द, ना 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 ना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। पोटेंशियल पढ़ा था ना, C1 V1 प्लस C2 V2 अपन C1 प्लस C2, मीन कहाँ है वो, मीन का मतलब V1 प्लस V2 बाई 2, मीन तब होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सम पॉइंट इन स्पेस इज जीरो, देन एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे जीरो है, सही। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो, नेसेसरली जीरो, नॉन जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इनफाइनाइट। पोटेंशियल अगर जीरो है, पोटेंशियल अगर जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो सकता है इन चारों में से, सोचे और बताएं। कहाँ दिमाग रहता है तुम लोगों का, पोटेंशियल बोला जीरो है, तो E इक्वल्स अगर माइनस dV/dr तुम लेकर के चलते हो, और पोटेंशियल कितना है, जीरो है, तो डेट मीन्स ये भी जीरो हो जाएगा। तो तुम्हारे हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा, जबकि ये गलत हो गया। क्यों, डाइपोल याद है, डाइपोल में इक्वेटोरियल पे क्या बनता था, पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता था वहां पे, होता था। डाइपोल के केस में इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर मैं बात करूं, तो पोटेंशियल जीरो था हमारा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड था कि नहीं था। तो अगर पोटेंशियल जीरो है तो जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी जीरो। क्योंकि अगर पॉइंट चार्ज की मैं बात करूं तब तो जीरो होगा, कोई एक आइसोलेटेड चार्ज सिस्टम की मैं बात करता हूँ, पॉइंट चार्ज की बात करूंगा तो जीरो होगा, नो डाउट, वो जीरो ही रहेगा। लेकिन अगर मैं डाइपोल के केस में जाता हूँ तो वहां पे जीरो नहीं होता है, तो जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। When an electron approaches a proton, then their electrostatic potential energy decreases, increases, remains unchanged, all of the above. हम्म, पिछले में, हाँ, एट सम पॉइंट इन स्पेस इज जीरो, किसी एक पॉइंट पर। तो भाई डाइपोल ये देखे थे, प्लस का क्यू चार्ज, माइनस का क्यू, माइनस का क्यू चार्ज एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर, ये थोड़ी बोला पॉइंट चार्ज की वजह से,
पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, आधा अधूरा पढ़ते हो। एक इलेक्ट्रॉन अगर अप्रोच कर रहा है एक प्रोटॉन की तरफ तो उनका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। U इज इक्वल टू के Q1 Q2/R पढ़े हम लोग। क्योंकि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है तो इसको मैं माइनस का KQ² लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्जेस सेम होते हैं। लिखा जा सकता है। जैसे जैसे पास आ रहा होगा, अब ध्यान से सुनना, अब जैसे जैसे पास आ रहा होगा डेट मीन्स R डिक्रीज कर रहा होगा तो U इंक्रीज कर रहा होगा बट इन निगेटिव। U क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा बट इन निगेटिव। निगेटिव में इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? और कम होती जा रही वैल्यू, -10 था, -11, -12, -13 होता जा रहा है। दैट मीन्स वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और हम लोग को ये बात पता भी है कि पोटेंशियल एनर्जी जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ही ज्यादा क्या होता है? हमारा स्टेबल होता है सिस्टम। इधर ध्यान सुनो, पोटेंशियल जितना निगेटिव होता है इसी वजह से दो प्रोटॉन्स या दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्सन करते हैं। उसको भी समझ लो। यहाँ पे अगर बचपन से पढ़े हो ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पढ़े हो कि नहीं? ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ये दोनों लाइक चार्जेज है, दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा? रिपल्सिव फोर्स आ रहा होगा। या पोटेंशियल एनर्जी में अगर बात करता हूँ तो इसके लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकता हूँ? KQ²/R। और इसके लिए भी मैं पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकता हूँ? KQ²/R। अरे दोनों निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव 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 भी बनाएगा। अगर इन दोनों का सेपरेशन मैं घटाऊंगा सर, सेपरेशन अगर मैं घटाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कि नहीं? अब पोटेंशियल एनर्जी जितना निगेटिव, जितना कम से कम रहेगा उतना स्टेबल होता है हमारा सिस्टम। यही रीजन है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। रिपेल करने से क्या होगा? आर बढ़ेगा, और आर बढ़ेगा तो यू क्या होगा? घटेगा। यही रीजन होता है कि दो पॉजिटिव चार्जेस या दो निगेटिव चार्जेस आपस में रिपल्सन करते हैं ताकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम रह जाए। आती बात समझ में इतनी? If an earthened plate is brought near positively charged plate, the potential and capacity of charged plate increases decreases। ऑप्शन है तुम्हारे पास। अगर एक अर्थड प्लेट को मैं एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास लाता हूं तो क्या होगा? पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? बताएं जरा। अर्थड प्लेट को अर्थिंग हुई है प्लेट में, ठीक है, उसको एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट के पास अगर मैं लेकर के आता हूं, ठीक है, इज ब्रॉट नियर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट अगर लेकर आऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट करेगा इसको। तो पोटेंशियल तो क्या करने वाला है सर? डिक्रीज करेगा। अब पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो रहा है कहीं पे तो चार्जेज स्टोर भी कम से कम होंगे। अब क्योंकि अगर याद हो डाइलेक्ट्रिक हम लोग क्यों प्लेस करते थे? ताकि पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाए। पोटेंशियल वैल्यू कम होती है तो चार्जेज और ज़्यादा स्टोर होते हैं, कैपेसिटेंस बढ़ जाता था कि नहीं? तो डिक्रीज होगा एंड इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। आगे, अ पॉइंट इन स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नॉर्थ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। इन द रीजन सराउंडिंग दिस पॉइंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विल बी जीरो अलोंग। अब इसको बताओ लो जरा। एट अ पॉइंट इन स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। इन द रीजन सराउंडिंग दिस पॉइंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विल बी जीरो। पोटेंशियल को जीरो होना है, पोटेंशियल को जीरो होना है। सही है यहाँ तक? मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमको देखना है, इक्वी पोटेंशियल। और हमको पता है कि पोटेंशियल जीरो कहाँ होता है? 90 डिग्री पे होता है कि नहीं? पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में पोटेंशियल सरफेस जो है हमारा है, जिस पे सरफेस पर हम देख रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री कौन सा बनाता है? अरे या तो ईस्ट होगा या तो वेस्ट होगा, या तो ईस्ट होगा या तो वेस्ट होगा।
गलत है ना। अब ये तो गलत मत ही करना भाई। An electron of mass m and charge e is accelerated from rest to a potential difference v in vacuum, its final speed will be। ये गलती मत करना भाई, निकालो लो। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और चार्ज e है, इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v। रेस्ट से स्टार्ट हुआ है मतलब इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। तो और पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया हमको। पोटेंशियल डिफरेंस हमें, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ होगा, ठीक। और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो क्या पढ़े हैं, v इज इक्वल टू dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, पढ़े कि नहीं। अरे ई इज इक्वल टू माने डी बाई डी आर, तो ई इंटू मैं एस मान सकता हूँ कि नहीं। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एस डिस्टेंस तक एक्सेलरेट किया है ये। इनिशियली वेलोसिटी इसकी 0 थी, फाइनली यहाँ पे वेलोसिटी v हो गई है इसकी, एस डिस्टेंस तक चला था। और मैं यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से इसको 0 कर सकता हूँ मैं, सही है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एस की जगह में v बाई ई लिख दूंगा, तो कोई दिक्कत है। और एक्सेलरेशन हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, क्या होता था, क्यू ई बाई एम होता था कि नहीं। क्यू की जगह में ई लिख दूं, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है ये, ई बाई एम लिख सकते हैं, इंटू वी बाई ई। ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 2ev बाई एम। यहाँ पे वी स्क्वायर था, रूट चढ़ेगा तो पहला ऑप्शन दे देगा हमें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इज v। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज v बाई 2 एट अ डिस्टेंस। v बाई 2 कहाँ होगा, सरफेस पे तो v है, सरफेस पर v है, तो v बाई 2 कहाँ होगा। पहला ऑप्शन बोल मत देना लो, क्योंकि इनसाइड वही होता है। पहला ऑप्शन मत बोलना, v वही रहेगा। बताओ लो कहाँ पे v बाई 2 होगा। सरफेस पे v है, किसी भी एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के, ये स्फीयर है जिसका रेडियस मैं r मान लेता हूँ। सरफेस पे v है, v को मैं क्या लिखता हूँ, कि मान लो चार्ज यहाँ पे q था, कि q बाई r लिखा जा सकता है कि नहीं, बोलो। और मुझे क्या निकालना है, v बाई 2 निकालना है, तो मान लेते हैं v बाई 2 कहाँ पर हो रहा होगा, k q बाई r डैश बोल सकता हूँ कि नहीं मैं, r डैश पर हो रहा होगा। दोनों को डिवाइड कर दिया जाए क्या, v से v कट गया, k q से k q कट गया, क्या है ये 1/1/2 ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो r डैश बाई r इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, r डैश विल बी इक्वल टू 2r। तो 2r फ्रॉम द सरफेस से कैसे आउटसाइड होगा, 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, बताए जरा, देखा जाए इसको भी। इसको गलत कर दिया लो तो फिर तो ठीक है। चार्ज क्यू जो है कहाँ रखा गया है, यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज प्लेस किया गया है, स्क्वायर एबीसीडी, इट्स सेंटर इज एट ओ। A test charge Q is moved along 3 paths B C। पहले यहाँ से यहाँ तक लेकर गए हम, फिर से B C D ये पाथ था, फिर से B O D ये पाथ था हमारा, सही है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, VB इज इक्वल टू KQ बाई R होता है कि नहीं। R कितना है, A है। D पर भी पोटेंशियल कितना होगा, KQ बाई डिस्टेंस कितना है, A है। और C पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेते हैं हम लोग, KQ बाई √2a होगा कि नहीं होगा। जब ये a है, ये a है, तो ये √2a होता है। तो बाबू पहला देखो कहाँ से बोला गया था, B टू C, छोड़ दो इसको अभी, B टू C को अभी छोड़ दो फिलहाल के लिए। हम पहले इसकी बात करते हैं, B C D की बात करते हैं। B से C पर गया, C से D पर गया, फाइनली यहाँ पहुंचा, इनिशियली यहाँ पे था। तो
इस वाले पाथ के लिए वर्क डन जो होगा, पोटेंशियल क्या होता था, वर्क डन पर यूनिट एस चार्ज, तो वर्क डन कितना होगा, क्यू नॉट बी डी माइनस वी बी होगा कि नहीं होगा, और दोनों का ही पोटेंशियल सेम है कि नहीं है, तो वर्क डन कितना होगा, 0। बीओडी की अगर मैं बात करूं, बीओडी की मैं बात करूं, अगेन इसके लिए इनिशियल यही है, फाइनल यही है, तो अगेन हमारा पोटेंशियल वर्क डन कितना हो जाएगा, इसका 0 होगा। लेकिन अगर मैं बीसी की बात करता हूं, तो देखो यहाँ ध्यान से अगर तुम देखोगे, पहला ऑप्शन तो गलत ही हो रहा है, नहीं पहला हो सकता है सही हो जाए, 0 0 है। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, ये हमने निकाला W2 और ये निकाला हमने W3, W2 तो बराबर है सर, W2 W3 बराबर है सर, या तो ये ऑप्शन या तो ये ऑप्शन, ठीक है। अब बी से सी पर गया है वो, पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल, कोई ना कोई एक वैल्यू देगा कि नहीं देगा, ये नॉट इक्वल टू 0, पहला ऑप्शन भी गया, बचा कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, क्या था इसमें, पता नहीं कौन सा तुम लोग हो भाई, तुम्हारा तो सारा ही आंसर आ जा रहा है, सही एक भी नहीं हो रहा है, ये गलत कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब समझ लो बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। अब क्या बोला गया है, दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं जिसका रेडियाई है R1 और R2, ठीक है, और चार्जेस का रेशियो पूछा जा रहा है। तो सर सबसे पहले इसका अगर मैं पोटेंशियल बात करूं, मान लेता हूं V1 है, तो के क्यू बाई R1 होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा, V2 मान लेते हैं, के क्यू बाई R2 होगा, दोनों ही क्या है आपस में बराबर है, क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन बोल रहा है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अच्छा चार्जेस का रेशियो पूछा जाए तो Q1 Q2 कर लेता हूँ मैं इसको, चार्जेस भी Q1 Q2 कर लेते हैं हम लोग, दोनों को जब तुम बराबर दिखा दोगे, हमसे क्या पूछा गया, चार्जेज आर इन द रेशियो, ठीक है, तो V1 जो है V2 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, के क्यू वन बाई R1 इज इक्व टू के क्यू टू बाई, के से के कट जाएगा, Q1 बाई Q2 इज इक्व टू R1 बाई R2 होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर ये बोल देता कि सेम चार्जेज हैव सेम चार्जेज, तब कौन सा ऑप्शन हो जाता, पहला ऑप्शन हो जाता, अगर सेम चार्जेज बोलता तो पहला ऑप्शन हो जाता हमारा। अब ये वाला न्यूमेरिकल के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, जो कि आज नहीं बताऊंगा इसमें, जो कि नेक्स्ट में आएगा, अब नेक्स्ट में किया जाएगा, यहाँ पे नहीं, तो टाइम नहीं है ना अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when n identical drops each of potential V collapse to form a bigger drop of potential V1, देखो ये स्मॉल v जो है ना, ये वॉल्यूम के लिए यूज किया गया है, और कैपिटल V क्या है हमारा, पोटेंशियल है। अब देखो n छोटे छोटे ड्रॉप्स थे, छोटे छोटे n ड्रॉप्स थे, ये सारे मिल करके एक बड़ा ड्रॉप बना देते हैं। लेट अस सपोज इनमें छोटे छोटे का जो वॉल्यूम था वो स्मॉल v था, और बड़े वाले का वॉल्यूम v1 है, और क्या बोल रहा है, एन आइडेंटिकल ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल मान लेता हूँ कैपिटल V, और इसका पोटेंशियल है कैपिटल V1। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइनल स्टेट में जब ये बिगर ड्रॉप बनेगा तो इसका वॉल्यूम कितना होगा और पोटेंशियल कितना होगा। और हम लोग को पता है कि जब भी छोटे छोटे मासेज मिल करके बड़ा मास बनाते हैं, तो मास कंजर्व रहता है, क्लास 10th में टॉपिक पढ़ाया गया था ना, कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड। तो इन सारों का मास इसके मास के बराबर होगा, और क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो डेंसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब इस पूरे का वॉल्यूम इस पूरे के वॉल्यूम के बराबर होने वाला है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये एक स्फीयर होगा, ड्रॉप्स है, ड्रॉप में स्पेरिकल शेप में होगा, एक स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, मान सकते हैं, इंटू n इज इक्वल्स टू
उधर का कितना हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, अगर रेडियस में कैपिटल आर मान लेता हूँ, कैंसल आउट करेंगे अगर, ठीक है, तो कैपिटल आर कितना आ जाएगा n⁻⁴ इंटू स्मॉल आर। कल को ये भी रिलेशन पूछ सकता है तुमसे। अब मुझे वॉल्यूम पूछा गया है कि नहीं, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, V1 फाइनल वाले का ही है ना। अच्छा टाइपिंग में मिस्टेक है, एक सेकेंड, ये भी पोटेंशियल है ना, कैपिटल V है ये भी। वही मैं भी सोचू वॉल्यूम का जिक्र नहीं किया तो वॉल्यूम आएगा कहाँ से। आर निकल कर क्या गया। अब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। फाइनली अब इस पे चर्चा करना है। इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर है और इसका रेडियस स्मॉल आर था। इसका पोटेंशियल, एक आइसोलेटेड चार्ज है, पोटेंशियल कितना होगा k⁻r होता है, ये होगा। और छोटे वाले का पोटेंशियल क्या लिख सकता हूँ मैं, V = k छोटा q बाई छोटा r। इसको V1 कर देते हैं। अब ये टोटल चार्ज, ये सारे के सारे मासेस मिलकर के मास बनाए होंगे। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये सारे के सारे चार्जेस क्या होने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं। तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना मैं लिख सकता हूँ, स्मॉल n स्मॉल q। और रेडियस अभी भी हमने निकाला कितना है n⁻⁴ इंटू स्मॉल r। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ n1 -1/3 डिनोमिनेटर में है क्योंकि ये हो जाएगा k⁻r। तो इसको मैं क्या और लिख सकता हूँ n⁻2/3 और इस k⁻r को मैं क्या लिख सकता हूँ v लिख सकता हूँ। तो फाइनली जो पोटेंशियल बनेगा, इस फॉर्मूले को याद रखना, कई बार इस पे क्वेश्चंस और भी आगे आने वाले हैं और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो जो फाइनल बड़ा वाला जो ड्रॉप बनेगा उसका जो पोटेंशियल होता है वो n⁻2/3 स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। तो यहाँ से मैंने अगर देखा तो सर ये भी सही हो रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के, ये भी सही हो रहा है। मतलब बी एंड डी बोथ आर करेक्ट, बी एंड डी बोथ आर करेक्ट। देखो नेक्स्ट, when proton and alpha particle which are initially at rest पे हैं u is equals to 0 are accelerated by the same electric field for the same time interval d Broglie wavelength, मतलब h/mv होता था कि नहीं पढ़े हम लोग। मिक्स्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बाबू, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैप्टर 1 का ही पूछेगा, चैप्टर 1 और न्यूक्लियाई मिक्स कर सकता हो। फॉर अल्फा पार्टिकल इज लेस देन दैट ऑफ प्रोटॉन, मतलब लैम्डा अल्फा जो है वो लेस देन है लैम्डा प्रोटॉन के, ये बोल रहा है ये। और इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड टू गेट पर्टिकुलर मोमेंटम, मींस मोमेंटम इज कांस्टेंट, अगर हमारा मोमेंटम कांस्टेंट है तो टाइम ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के। ये बात ये बोला है। तो इसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा बाबू। हमें पता है v = u+at होता है, इनिशियली ये रेस्ट पर है तो v = at हो जाएगा। और a को मैं क्या लिख सकता हूँ QE/m लिखा सकता है, QE/m इंटू टी लिख सकता हूँ मैं, है ना। और मोमेंटम हमको चाहिए होगा mv, m को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू QE इंटू टी लिख सकता हूँ कि नहीं इसको मैं। तो यहाँ से ये वाला चीज तो कंफर्म हो गया, अगर मेरा मोमेंटम कांस्टेंट है, अगर मोमेंटम मेरा कांस्टेंट है तो चार्ज तो कांस्टेंट ही होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट बोला है, बाय द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कांस्टेंट है। तो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यू हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी ई भी कांस्टेंट है, तो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू, मतलब सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट की बात करते हैं, मुझे वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। तो फॉर प्रोटॉन, फॉर
प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, mv को मैं डायरेक्ट मोमेंटम लिखूं, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, या mv लिख लेते हैं अभी। mv इज इक्वल टू चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे, e होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E रहेगा और टाइम t रहेगा, सही है। और द सेम टाइम इंटरवल बोला गया था। और अल्फा पार्टिकल, ध्यान देना अब यहाँ पे, और अल्फा पार्टिकल मास कितना होता है इसका, अल्फा पार्टिकल का 4 टाइम्स होता है, तो 4 मास इंटू वेलोसिटी लिख सकता हूँ मैं। और चार्ज कितना होता है, डबल होता है, 2e लिख सकता हूँ। मुझे mv चाहिए सिर्फ, तो इसको जब इधर भेजूंगा मैं, क्या हो जाएगा, ये e/2 इंटू टी हो जाएगा कि नहीं, कैंसिल जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लैम्डा देखते हैं, लैम्डा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, तो मोमेंटम ऑफ ये क्या है, प्रोटॉन है, और ये क्या है, मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल है। दोनों में ज्यादा कौन है, प्रोटॉन का ज्यादा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हाफ हो गया। तो प्रोटॉन का मोमेंटम ज्यादा है, तो वेवलेंथ कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब इसका वेवलेंथ कम होगा और अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ ज्यादा होगा। प्रोटॉन का वेवलेंथ कम होना चाहिए ना, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ है। प्रोटॉन का ज्यादा है, अरे नहीं, इसमें जो लिखा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल इज लेस देन दैट ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ बोल रहा है, अल्फा पार्टिकल का क्या बोल रहा है, वेवलेंथ कम है, और प्रोटॉन का वेवलेंथ ज्यादा है। ये हम लोग सही लिखे है ना, 4 टाइम्स मास होता है, 2 टाइम्स चार्ज होगा। और वेवलेंथ जो हमारा मोमेंटम है अल्फा पार्टिकल का कम है, प्रोटॉन का ज्यादा है। प्रोटॉन का वेवलेंथ ज्यादा है mv, तो प्रोटॉन का वेवलेंथ कम होगा। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो चुका है, ये गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा हमारा, चौथा वाला ऑप्शन सही जाने वाला है, सही है। कितने लोग बताए थे चौथा ऑप्शन, तुक्का मार करके नहीं, तुक्का मारना सिखाया जा रहा है यहाँ पे। चलें खेलें एक बार और। प्रोटॉन एंड ड्यूटेरॉन are projected with same velocity normal to the electric field of same strength require different times of travel to acquire velocity of same magnitude। हम्म, फिर वही बात है, प्रोटॉन है ड्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का मतलब सिंगल चार्ज सिंगल मास, और ड्यूट्रॉन का मतलब सिंगल चार्ज डबल मास, ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ये। आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, डेट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है। Normal to the electric field of same strength require different times of travel to acquire velocity of same magnitude। बोल रहा है कि अगर इन दोनों को मैं फेंकता हूं, तो आफ्टर सम टाइम दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, आफ्टर सम टाइम, और वो जो टाइम है वो दोनों के लिए अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेम टाइम में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए। तो अभी जो एक्सप्रेशन निकाला था फिर से निकालते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़ते हो क्या, u है इस बार, और इसको मैं क्या लिखता हूँ, क्यू ई बाई एम इंटू टी लिखा जा सकता है, सही है यहाँ तक। तो बालक अगर तुम ध्यान दोगे, तो प्रोटॉन के लिए m है ना, चार्ज तो सेम ही रहेगा। ड्यूटेरॉन के लिए 2m हो जाएगा कि नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, टाइम को क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस होना पड़ेगा, हाफ होना पड़ेगा, तभी ना 2 से 2 कटेगा तो बराबर आएगा। अरे भाई प्रोटॉन के लिए क्या होगा फॉर्मूला, मान लेता हूँ टी टाइम के बाद, u प्लस ई ई बाई एम इंटू टी लिख सकता हूँ कि नहीं। और यही सेम चीज ड्यूटेरॉन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ड्यूटेरॉन के लिए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ई बाई 2m इंटू टी लिख सकता हूँ कि नहीं। अगर इन दोनों की वेलोसिटी क्या होनी है, एक्वायर वेलोसिटी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी को अगर सेम होना है, तो इस टाइम को कितना होना पड़ेगा, डबल होना पड़ेगा। इस टाइम को डबल होना पड़ेगा, तभी ये 2 से 2 कटेगा और दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो टाइम अलग हो गया कि नहीं। और कौन ज्यादा समय लेगा,
ड्यूट्रॉन ज्यादा समय लेगा। आगे पढ़ते हैं, डेट मीन्स पहला इज करेक्ट, अलग अलग टाइम ले रहे हैं दोनों। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, in getting certain velocity from rest, the time of acceleration is inversely proportional to specific charge। अगर याद हो क्लास 11th में मैंने बताया था, किसी भी वर्ड के अगर स्पेसिफिक लग जाता है तो वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट मास हो जाता है। स्पेसिफिक लगा इसका मतलब पर यूनिट मास है वो। स्पेसिफिक वॉल्यूम बोला तो वॉल्यूम पर यूनिट मास है वो। जब भी स्पेसिफिक वर्ड दिख जाए समझ जाना पर यूनिट मास की बात कर रहा हो। तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि अगर मैंने रेस्ट से स्टार्ट किया तो टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ये देख लेते हैं। टाइम जो होगा वो क्या होगा, क्यू एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, बोलो। यहाँ से अगर ये रेस्ट कर दूं मैं इसको तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम इंटू टी हो जाएगा। ये उधर जाएगा, ये सबको एक तरफ भेजते हैं, टाइम को एक तरफ रखते हैं। क्या हो जाएगा, ये एम वी बाई क्यू ई हो जाएगा। और इस एम को भी नीचे ले आओ, एम अपॉन में क्यू बाई एम इंटू ई हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है वेलोसिटी और ई अगर कांस्टेंट है हमारा, सर्टेन वेलोसिटी बोला मतलब कांस्टेंट है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बोला मतलब ये भी कांस्टेंट है। तो टाइम किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्पेसिफिक चार्ज के। सही बात बोल रहा है कि नहीं। अब ये चीज बताओ कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। एक्सप्लेनेशन सही है क्या? ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, बिकॉज लगा के पूरे स्टेटमेंट को पढ़ो। पहला स्टेटमेंट पढ़ते जाओ, बिकॉज पढ़ो, और दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते जाओ। अब अगर तुम्हें याद हो एक बात, तो जो भी ये टाइम का जो भी ये गड़बड़ी हो रही है वो किसकी वजह से हुई थी, मास की वजह से हुई है कि नहीं। चार्ज तो सेम है, और कहाँ हम लोग ये बात पढ़े थे कि वो Q बाई एम से ही निकालता है जब भी चार्जेस का टाइम अगर देखना होता है या चार्ज के बारे में बताना होता है। तो Q बाई एम, ई बाई एम हम लोग देखते थे, याद करो फर्स्ट चैप्टर में ये बात देखी गई थी कि चार्ज का हम क्या देखते थे, स्पेसिफिक चार्ज देखते थे, उसी से हम लोग बताते हैं कि उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही बात बिल्कुल सही है, और इसका रीजन भी ये बात सही है क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज की वजह से इसका टाइम का क्या हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है। स्पेसिफिक चार्ज जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ड्यूटेरॉन के लिए स्पेसिफिक चार्ज क्या हो गया है, ज्यादा हो गया। देखो यहाँ पे ड्यूट्रॉन के लिए क्या है, ये ज्यादा है, सॉरी कम है, डिवाइड में है ना 2। ड्यूट्रॉन के लिए E/2m है और इसके लिए E/m है। तो ड्यूटेरॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है वो कम है, इसीलिए उसको ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो दोनों बात सही है और स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल ही सही है। कंडेंसर क्या स्टोर करता है, चार्ज एनर्जी बोथ, नन बोथ स्टोर करता है। चार्ज क्या कर, चार्ज भी स्टोर करता है और एनर्जी भी स्टोर करता है। A condenser is charged by connecting to a battery and then battery disconnected if a dielectric slab is introduced between the plates। क्या चीज होगा, कंडेंसर का मतलब कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, ध्यान से सुनो इस चीज को, एक कैपेसिटर से मैंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, तो इसके ऊपर चार्जेस स्टोर हो गए होंगे, प्लस क्यू और माइनस क्यू। उसके बाद मैंने क्या कर दिया सर, इसको डिसकनेक्ट कर दिया, हटा दिया मैंने, बैटरी से कनेक्शन ही मैंने उड़ा दिया। अब जैसे ही मैंने कनेक्शन को उड़ा दिया, जैसे ही मैंने कनेक्शन को उड़ाया यहाँ से, तो क्या हुआ, उसके बाद मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया इसके बीच में। जैसे ही मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालूंगा, हमको पता है कि इनिशियली अगर मान लेता हूँ मैं ई नॉट था, वी नॉट था, सी नॉट थे स्पेसिफिकेशन, तो बाद में क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के था कि नहीं, वी इज इक्वल टू वी नॉट बाई के था, और सी इज इक्वल टू के सी नॉट था। अब जरा देखो, पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये। कैपेसिटी डिक्रीज करती है, नहीं सर इंक्रीज कर जाती है, इसीलिए तो हम डायरेक्टर यूज करते हैं कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है ना भाई, जब चार्ज इंक्रीज कर जाएगा ना, चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। चार्ज का मोशन तभी तक होगा जब तक कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड होगा, जब ये कनेक्शन टूटा तो चार्ज हमारा कांस्टेंट रहेगा। चार्ज इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं करेगा बाबू, चार्ज क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, कल को अगर क्वेश्चन पूछता है तो।
कैपेसिटेंस जो है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंडेंसर बार बार लिख रहा है, कैपेसिटर है उसका मतलब कि कंडेंसर लिख करके आ सकता है एग्जाम में। किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे करता है क्या? कैपेसिटेंस क्या होता था? एप्सिलॉन नॉट ए बाई एरिया पे करता है, मीडियम पे करता है, डिस्टेंस बिटवीन करता है, मतलब ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, a parallel plate capacitor is connected to a battery and charged. Then the battery disconnected and distance or separated between plates is increased with the help of insulated handles. The capacity charge decreases, potential and charge decreases। बताएं, पहले मैंने बैटरी को चार्ज किया, क्यू चार्ज आया, क्यू और माइनस क्यू, उसके बाद से मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों प्लेट्स को दूर लेकर के जा रहा हूँ, दोनों प्लेट्स को दूर लेकर के जा रहा हूँ। बताएं क्या क्या होने वाला है? देखो भाई, पहले कनेक्ट किया बैटरी से, चार्ज स्टोर हुआ, उसके बाद से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। सर बैटरी को चार्ज करके डिस्कनेक्ट करूंगा तो अभी पढ़ा मैंने, चार्ज क्या रहने वाला है? फिर कांस्टेंट रहने वाला है। यहाँ बोल रहा है चार्ज डिक्रीज है, बिल्कुल भी नहीं, चार्ज इंक्रीज है, बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। और सेपरेशन को मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, सेपरेशन बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटी डिक्रीज करेगी, यहाँ ही बोल रहा है, यहाँ भी बोल रहा है, चार्ज रिमेन सेम ये बोल रहा है। एनर्जी की बात करो जरा, तो एनर्जी डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? एनर्जी क्या होता था? हाफ सी वी स्क्वायर था कि नहीं, या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी था कि नहीं? बोलो, चार्ज तो सेम रहेगा, और कैपेसिटी क्या कर रहा? डिक्रीज कर रहा, तो चार्ज एनर्जी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, जबकि यहाँ क्या लिखा है? एनर्जी डिक्रीज करेगा। अगला, an aluminum foil of negligible thickness is inserted between the plates of a parallel plate capacitor such that its length is parallel to the plates. If the foil is electrically insulated, the capacity of condenser will। एक एल्यूमिनियम फॉयल है जिसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, इसको मैंने क्या किया है, पैरेलल प्लेट कंडेंसर के प्लेट्स के बीचों बीच रखा है, such that its length is parallel to the plate. If the foil is electrically insulated, the capacity of condenser will। कैपेसिटी क्या होगी? एक कोई हमारे पास कैपेसिटर था, तो मैंने कनेक्ट कर रखा था, और इसके बीच में हमने क्या किया है, एल्युमिनियम फॉयल को इंसर्ट किया जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, और ये फॉयल जो क्या है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, तो कैपेसिटी क्या करवाएगा? ये डिक्रीज कराएगा, कंसिडरेबली क्या करेगा? डिक्रीज करेगा ये। अगला, अ कैपेसिटर वर्क्स इन एसी सर्किट, डीसी सर्किट, बोथ, नीदर, दोनों में ही वर्क करता है, दोनों में ही वर्क करेगा। एसी में क्या करेगा? कुछ समय तक, एसी में तो करेगा वर्क, डीसी में कब तक करेगा? जब तक चार्ज स्टोर हो रहा होगा, है ना, सम टाइम के लिए, कुछ समय के लिए डीसी में भी क्या करता है, ये ऑपरेट करेगा, डीसी में भी वर्क करने वाला है ये बहुत रेयरली इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग देख लेते हैं। नहीं नहीं, सही है, सेकंड ही हमारा होगा ऑप्शन। इन द डायग्राम देखो, ए और बी प्लेट है, और क्या बोला गया है, मेटल प्लेट्स आर अरेंज्ड सो अ स्मॉल पार्टिकल हैविंग मास, इसका स्मॉल m है, और चार्ज इस पे निगेटिव क्यू है, माइनस का क्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव की तरफ ये अट्रैक्ट होगा और निगेटिव से रिपेल होगा। आगे बढ़ते हैं, अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन ए एंड बी। प्लेट ए इज एट अ हायर पोटेंशियल, दैट मींस ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ भगेगा, इसकी तरफ जाएगा। तो ये पार्टिकल को जैसे मैंने रिलीज किया, तो ये इधर की तरफ भगेगा, और जो पाथ होगा, अब एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ाया गया होगा तुम्हें। इनिशियली रिलीज किया गया है तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, एस को मैं एक्स लिख लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये हाफ ए टी स्क्वायर है कि नहीं है? टी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेट मींस जो पाथ ये फॉलो करेगा वो पैराबोलिक करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा हमारा, तो जो डिस्प्लेसमेंट ये कवर करने वाला है वो किस फॉर्म में करेगा, पैराबोलिक।
हो सकता है कल को एक ऑप्शन ऐसे भी देता, ये इस तरीके से एरो बना करके, इस तरीके से कि इधर की तरफ जाएगा, तो बच्चा गलती कर सकता है ये भी कि हाँ सर ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस तरीके से जाएगा। बट जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा या जो डिस्टेंस वो कवर करने वाला है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। और स्क्वायर जब भी होता है तो वो क्या बनाता है, पैराबोलिक पाथ बनाता है, न कि स्ट्रेट पाथ बनाएगा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बनाएगा, ये पैराबोलिक पाथ है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, मैं एग्जामिनर होता बालक तो मैं ये न दे करके इसको कैसे देता, इस तरीके से बना करके देता ये, ताकि बच्चा टोटली कंफ्यूज रहे और इसमें ये वाला ऑप्शन मार करके और ऑप्शन ए भी रखता मैं इसको, ताकि बिल्कुल कोई भी गुंजाइश न रहे बच्चा सही कर दे। यहाँ ना क्योंकि वो ऑप्शन नहीं था। अच्छा अच्छा, नहीं देखती तो अरे तुम्हारा पहली बार बोर्ड है बाबू, मेरा 10वीं 12वीं बार मैं बोर्ड करवा रहा हूँ, तो मुझे पता है बच्चा कहाँ देखता है और कैसे देखता है। नहीं? देखो भाई क्वेश्चन में बोला गया है टू वर्टिकल मेटेलिक प्लेट्स कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दो वर्टिकल मेटेलिक प्लेट्स हैं, कुछ इस तरीके से मान लेता हूँ मैं, कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। लेट अस सपोज इससे प्लस का क्यू चार्ज है और उसमें माइनस का चार्ज है, kept parallel to each other like a parallel plate capacitor। ठीक है यहाँ तक। A small spherical metal is suspended by a insulated thread such that it hangs freely in the center of the two metallic plates। The ball which is uncharged, ये इनिशियली अनचार्ज था और इसको मैं धीरे 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 यहाँ तक लेकर के आया हूँ। ठीक है, जब मैं इसको इधर लेकर के आ रहा हूँ इस पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो इस बॉल के साथ क्या होगा, जैसे वो यहाँ पर आएगा सारे के निगेटिव चार्ज इधर की तरफ आ जाएंगे और सारे पॉजिटिव दूर भगेंगे। होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही कुछ होने वाला है। सारे निगेटिव चार्जेस के टुवर्ड्स आएंगे, पॉजिटिव इधर रहेगा। जैसे ही मैं इसको कांटेक्ट कराऊंगा बाबू, ये निगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइज कर लेगा और ये स्फीयर क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तुरंत ये भगेगा इधर की तरफ, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा। जैसे ही इधर आएगा सेम कहानी होगी, वापस से निगेटिव आ जाएगा, फिर इधर बहेगा, फिर इधर बहेगा, फिर इधर बहेगा, और आंसर नंबर सी दे देगा मैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑसिलेट बिटवीन टू प्लेट टचिंग ईच प्लेट इन टर्न। टच जरूर करना चाहिए, टच करेगा तभी वो न्यूट्रलाइज होगा, दूसरा चार्ज उसके ऊपर बचा रहेगा। सही है, याद रखेंगे भाई इस क्वेश्चन को। फिर चलते हैं आगे, बताएं। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए हैज चार्ज क्यू एंड द फोर्स ऑन ईच प्लेट इज, बताया गया था ये बात भी। फोर्स कितना लगेगा सर, कहा सर का, इस मीडियम में पढ़ते हो लोग क्या, देख लो, मतलब जोर नहीं डाल रहा हूँ, अगर पढ़ते हो तो। नहीं कोई बात नहीं, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। लेट अस सपोज प्लस सिग्मा का चार्ज है, इससे माइनस सिग्मा का चार्ज है, या एरिया का जिक्र किया गया। लेट अस सपोज एरिया ए है, इससे प्लस का क्यू चार्ज है एंड इससे चार्ज है। अब देखो बोला क्या जा रहा है, फोर्स ऑन ईच प्लेट, इन दोनों के बीच में देखो, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। ये प्लेट, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, फोर्स हम लोग कैसे देखते हैं, फोर्स सर हमारा क्या होता है, Q इंटू ई होता है कि नहीं। फोर्स कब आएगा, जब कोई भी पार्टिकल एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया हो तभी। ठीक है, अगर मान लो इस पे मैं फोर्स देख रहा हूँ तो इस पे एक एक्सटर्नल फील्ड होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है यही लगाएगा। यही दो सिस्टम है यहाँ पे, यही दो बॉडीज है हमारे सिस्टम में, तो इसके ऊपर फोर्स अगर मैं देख रहा हूँ तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। सही, चलो फिर इसके ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन दिस कितना है, कैपिटल क्यू है। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट से कितना होता है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। सही, सिग्मा को मैं क्यू बाई ए लिख सकता हूँ क्या,
ये हो जाएगा क्यू क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इन ए, विच मीन्स ऑप्शन नंबर तीसरा का डी ऑप्शन। अब आओ जरा ये देखो, कॉम्बिनेशन परमुटेशन, पीएनसी पढ़े थे हम लोग क्लास 11th में, मैथ्स वाले बच्चे, सही, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्या बोला, यू आर गिवन 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन यू कैन यूज, यू कैन मेक यूजिंग ऑल कैपेसिटर ईच टाइम। कितने पॉसिबिलिटीज बनाए जा सकते हैं, कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, कितने पॉसिबिलिटीज होंगी ना? अरे उसको क्या बता रहे हो भाई, मुझे बताओ ना। हाँ, काउंट कर रहे हो? याद रखना, जब भी n कैपेसिटर्स दिए गए होते हैं तो अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशन पूछता है तो वो n+1 हो जाता है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन, तो n यहाँ 3 दिया गया, डेट मीन्स 4 टोटल कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब वही सीरीज पैरेलल, और कुछ नहीं। तो the potential difference between two plates separated by a distance of 1 millimeter is 100 volt. The force on an electron placed in between the plates is, ये तो तुम ही करोगे। जो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दो प्लेट्स हैं, बीच में डिस्टेंस है 1 mm, पापी यूनिट है बाबू, 10⁻³ मीटर्स लिखा जाएगा इसको। 100 वोल्ट का पोटेंशियल बोला जा रहा है और फोर्स बोला जा रहा है किस पे, एक इलेक्ट्रॉन पे। सर तो फोर्स होता है Q इंटू ई, और Q इंटू ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, V/D लिख सकता हूँ मैं। चार्ज पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, इंटू पोटेंशियल हमको दिया गया है 100/10⁻³ उछल करके जब ये ऊपर जाएगा तो 5 बनाएगा, और 5 जब घटेगा तो हमें ऑप्शन नंबर तीसरा देगा। चौथा बोल रही हो? 14, माइनस का 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sphere has a charge of +50 coulomb, the absolute potential at a point at a distance of 0.10⁻⁻12 मीटर फ्रॉम द स्फीयर इज। ये तो आसान है, जल्दी बताओ। पोटेंशियल कितना होगा एक पॉइंट पे, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, लगा लोगे। Q दिया गया है, R दिया गया है, हमें KQ/R लगा देना है। पोटेंशियल इज इक्वल टू KQ/R, 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई 50 अपॉन में 10⁻⁻12, 9 5 45 हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाई ये ऊपर उछल के जाएगा, ये 10 12 22 हो जाएगा, क्या 22 वोल्ट। फिर तुम कहोगे सर ऑप्शन में तो कहीं दिया ही नहीं गया, क्योंकि ऑप्शन में 4.5 दिया गया है। तो जैसे ही मैं इसको 4.5 करूंगा तो 10⁻23 होगा कि 21 होगा, पक्का बोलो। 100% 23 होगा या 21 भी किसी का आने का चांसेज है। कितना होगा, 23 वोल्ट। कैसे हो जाता है उसको भी समझ लो लोग। मुझे करना क्या है, 45 को 4.5 बनाना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 10 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, और 10⁻22 है यहाँ पे। जब भी बेसिस सेम होते हैं पावर्स ऐड हो जाते हैं सर, और ये बना देगा 4.5। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तीसरा का। नेक्स्ट, two charges of 10 microcoulomb and -2 microcoulomb are separated by a distance of 20 सेंटीमीटर। दोनों चार्जेस अलग अलग हैं, अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता तो ये क्या बन जाता फिर, नहीं, क्योंकि 20 सेंटीमीटर लिखा गया है, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए था, इसीलिए पूछा। डाइपोल नहीं होगा ये, क्योंकि 20 सेंटीमीटर स्मॉल डिस्टेंस नहीं होता बाबू। खेल देखी हो, प्लास्टिक वाला जो आता है, खेल नहीं देखी तुम कभी,
ठीक, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम स्मॉलर चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब जीरो होगा तो बताओ कि स्मॉलर चार्ज से कितने डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, मैं एक चार्ज को नहीं, चार्ज नहीं लाना है, मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि स्मॉलर वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो होगा। याद करो, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स में भी पढ़े थे क्या, जहाँ पे नल पॉइंट का जिक्र किया गया था, इसलिए हिंट में ये फॉर्मूला भी लिखा गया है। ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है, जब भी दोनों सेम चार्ज अपोजिट नेचर होंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू डी अपॉन में Q2 बाई Q1 प्लस 1। चल लेना लो घर बैठ करके, सारी चीज तो दी गई है अपने को। हाँ देख लेना, ठीक है। और अगर ये लॉन्ग आंसर्स में अगर आ जाता है तो कैसे करोगे तुम, क्या बोला गया, प्लस का 10 माइक्रोकूलम यहाँ रखा गया है और माइनस का 20 माइक्रोकूलम यहाँ रखा गया है, और दोनों बीच के बीच का सेपरेशन बोला गया है 20 सेंटीमीटर। लेट अस सपोज कि छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे पोटेंशियल हमारा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर फिर ये 20 माइनस एक्स, और क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, ए क्यू बाई आर मस्ट बी बराबर टू, इसके वजह से पोटेंशियल के 20 अपॉन में 20 माइनस एक्स, के से के कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, 3x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 बाई 3 क्या सेंटीमीटर, मतलब 6.67 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर, अगर लॉन्ग में आता है तो। शॉर्ट एमसीक्यू में आएगा तो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग। Two charges of 4 microcoulomb each are placed at the corners of A and B of an equilateral triangle ABC of side और length 0.2 मीटर। The electric potential at the C is, करो लो, ये तो करो तुम्हें, आसान क्वेश्चन है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास, कहाँ है ये रहा, लेट अस सपोज ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके कॉर्नर्स पे हमने बैठा रखा है 4 माइक्रोकूलम के चार्जेस को। दिस कॉर्नर 4 माइक्रोकूलम, दिस कॉर्नर 4 माइक्रोकूलम एंड दिस कॉर्नर 4 माइक्रोकूलम। दो ही साइड पर है, ए बी सी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमसे पोटेंशियल पूछ रहा है, तो पोटेंशियल ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज होता है के क्यू बाई आर। पहला काम क्या होता था, फिगर बनाएंगे, फिर से सेंटर टू सेंटर लाइन को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगा करके वैल्यू को पुट करेंगे, फिर सॉल्व कर देंगे। इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल जो आएगा, ठीक है, वी ए बोल देता हूं मैं, कितना हो जाएगा वो, के 4 अपॉन में आर कितना दिया गया 0.2, और इसकी वजह से भी सेम आएगा, तो इधर ही लिख देते हैं वी बी, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है, सही। नेट पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली जब मैं ऐड करूंगा तो वो हो जाएगा कितना, 2k इंटू 4 अपॉन में 4 माइक्रोकूलम दिया गया है बाबू, तो इसको मुझे 10 की पावर माइनस 6 भी तो लिखना पड़ जाएगा। अपॉन में 0.2 मीटर दिया गया, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, ये डेसिमल हटेगा, एक ऊपर आएगा 10, 2 से 2 कट जाएगा, 9 होता है 9 4 36 हो जाएगा, इनटू 10 की पावर माइनस 9 होता है, माइनस 15 होता है, माइनस 9 होता है, 9 एक 10, 10 की पावर 4 आएगा वोल्ट, मतलब अगेन तीसरा का ऑप्शन है ना। चलें ये बताएं अब जल्दी से, कल इसके बारे में चर्चा की गई थी। A larger drop is made from the two smaller drops, each having 100 volt, then voltage on the bigger drop will be, बात हुई थी, voltage on bigger drop will be n की पावर 2 by 3, इनिशियल वाला ये फॉर्मूला बताया गया था। इसका मतलब चौथा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, ठीक है।
An infinite number of charges, each equal to q, are placed along the x-axis. Let us suppose this is our x-axis and this is our origin. पहला चार्ज कहाँ रखा गया है? 1 पे। दूसरा चार्ज रखा गया x इज इक्वल टू 2 पे। तीसरा चार्ज रखा गया x इज इक्वल टू 4 पे। चौथा चार्ज कहाँ रखा गया x इज इक्वल टू 8 पे। साफ साफ दिख रहा है क्या है? 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 2 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। डेट मीन्स कुछ तो जीपी जैसा फॉर्मेशन लग रहा है ये। पोटेंशियल यहाँ पे देखना है। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले 1 की वैसे मैं देखूंगा तो क्या होगा? के क्यू बाई 1 प्लस के क्यू बाई 2 प्लस के क्यू बाई 4 प्लस के क्यू बाई 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। के क्यू को मैं कॉमन ले सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट डॉट। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज बन रहा है ये। और सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज कितना होता है? एस इन्फिनिटी जो होता है वो होता है ए अपॉन में 1 माइनस आर। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ये हो जाएगा के क्यू इंटू 1 का मतलब पहला टर्म कौन है? 1 है अपॉन में 1 माइनस आर कितना है? 1/2 है कि नहीं है? 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। डिनोमिनेटर में ना 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो टोटल नंबर क्या लेगा हमें? 1/2 लेना पड़ेगा हमें। सर इट विल बिकम्स 1/2। हाफ होगा ऊपर जाके 2 बनाएगा 2 के क्यू। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड वन। क्योंकि k को मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलें अब इसको भी बताएं जरा। Charges plus q minus q and plus 2q are arranged at the corners of an equilateral triangle. Let us suppose ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके कॉर्नर्स पे मैंने चार्जेस को प्लेस करके रखा हुआ है। एक है हमारा q, एक है हमारा माइनस का 4q और एक है हमारा प्लस का 2q। और सबके बीच में सेपरेशन बोला गया है 0.15 मीटर्स। म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी बताया क्या था? दो दो का पेयर उठाओ, Q1 Q2 बाई R12 प्लस के Q2 Q3 अपॉन में R23 प्लस के Q3 Q1 अपॉन में R13। तो इन दोनों चार्जेस को जब मैं उठाऊंगा तो क्या बनेगा? माइनस का 4q² अपॉन में 0.15 प्लस मैं इन दोनों चार्जेस को उठाऊंगा तो क्या बनाएगा ये? माइनस का 8q² अपॉन में के को बाहर निकाल लेते हैं। के को बाहर निकाल लिया जाए, आर बाद में निकाला जाएगा। अपॉन में 0.15 प्लस अब इन दोनों का पेयर ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2q² अपॉन में 0.15 -4 -8 -12 दे देता है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। और -12 प्लस 2 कितना देता है? माइनस का 10 दे देता है। ये हो जाएगा माइनस का 10 इंटू के 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू q²। q को बोल दिया इसने 1 माइक्रो कूलम है तो 1 इंटू 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर अपॉन में 0.15 को तुम क्या लिख सकते हो भाई? 3/2 लिखेंगे तो 1.5 होगा। बोलो 3/2 लिखेंगे तो 1.5 होगा। लेकिन 0.15 दिया गया तो 3/20 लिखूंगा कि नहीं मैं? तो 3/20 जो है उछल के ऊपर चला जाएगा। तो 3 3 जार 9 माइनस का 12 होगा और 3 2 जार 6 पहले कर लेते हैं। माइनस का 6 एक ही ऑप्शन ही दिख रहा है वैसे तो, लेकिन फिर भी सॉल्व किया जाएगा। माइनस का 6 -12 है। 9 1 10 10 1 11 तो 10 की पावर माइनस का 1 बचेगा जिसको हम बहुत प्रेम से बोलेंगे 0.6 का जूल। ठीक, बस इसमें इतना ही रखा जाएगा।